My name is Rahul Desai and my channel name is DR Investment Solutions. I am a certified financial planner and chartered financial analyst. I am here to address your financial queries to the best of my knowledge. Please like and comment on my video and subscribe my channel. Do not forget to press the bell icon. Stay connected. On this turmoil situation, જે બીમારીની આપણે વાત કરી રહ્યા છે અને જે બીમારીમાં માર્કેટની સિચ્યુએશન શું થઈ રહી છે, લોકોની પરિસ્થિતિ કેવી થઈ રહી છે. આઈ હોપ હું ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં આઈ વિલ કન્ટિન્યુ માય પ્રેઝન્ટેશન, so everybody would be able to understand the things which I'm going to address. अभी आप ये सिचुएशन देख रहे हैं कि काफी सारी पैनिक की सिचुएशन है मार्केट में. अक्रॉस द ग्लोब भी काफी पैनिक हुआ है. कई सारी कंट्रीज में काफी इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पे केसेस काफी सारे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी. और उन सब विषम परिस्थितियों में कौन सी कंट्री कैसे कैसे अपनी कंट्री को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, कैसे कोविड की इफेक्ट या तो कोविड का जो स्प्रेड है उसको कम किया जाए और लाइफ वापस बैक टू नॉर्मल आ सके, उस चीज़ के लिए वो लोग अपने प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल हमारा जो वेबिनार है जो आज की तारीख में हमने रखा है, वो वेबिनार मोदी जी ने जो हमें कहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये वेबिनार किया है. बाकी इन अ नॉर्मल टाइम फ्रेम हम लोग हमेशा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं और हर 6 महीने पे वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं. सो इस बार भी वो प्रोग्राम ड्यू था, तो इसीलिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए ये भी वेबिनार पे कंडक्ट करने की सोची और इसीलिए हम ये वेबिनार आज कंडक्ट कर रहे हैं. आज का वेबिनार जो है वो टॉपिक है सारथी जरूरी है. मतलब यू नीड अ पर्सन, यू नीड अ कंपेनियन हु कैन गाइड यू इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, so that you can come out from the difficult time. आप उस अनयूजुअल सिचुएशन से बाहर आ सके और उसमें से उभर पाए, उस चीज के लिए ये बहुत जरूरी है. तो आज का सेमिनार मैं शुरू करूं उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल फ्यू थिंग्स. मैं आपको एक दो बातें बोलना चाहूंगा नॉर्मली कि अभी आप जो सिचुएशन देख रहे हैं, उस सिचुएशन में आप किसको पैसे वाला आदमी मानेंगे कि जिसके पास 1 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, करोड़ रुपए है, या 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितने रुपए हैं जिसको आप ये मानेंगे कि वो बंदा पैसे वाला आदमी है. क्योंकि जब हम छोटे थे तब हम यही सोचते थे कि हमको बड़े होके पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है. तो इस समय पे आप क्या सोचेंगे कि कौन आदमी पैसे वाला है. तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज लास्ट 21 दिन के हमने मोदी जी ने जो पहला लॉकडाउन किया और उसके बाद दूसरे 19 दिन उन्होंने बढ़ाया लॉकडाउन के लिए, तो ये कुल मिलाकर 40 दिन है लॉकडाउन के. तो ये लॉकडाउन की परिस्थिति में अगर आप जैसे पहले नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वैसी ही नॉर्मल लाइफ अगर आज भी आप जी पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मैं उस आदमी को वो कह सकता हूँ कि वो आदमी धनी है. बाकी जैसे ये 40 दिन जो लॉकडाउन है, अगर इस सिचुएशन में आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस चरमरा गई है या तो उसको कुछ इश्यू हुआ है या तो आप उस चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको पैसे की प्लानिंग करनी कितनी जरूरी है. उस प्लानिंग के लिए आपको ये भी सोचना होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से भी सोचना होगा और ये सोचना होगा कि अगर ये 40 दिन आप नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, तो आने वाला जो टाइम है जो कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ है, उसमें आप कैसे सरवाइव करेंगे. बट उस टाइम पे तो शायद लॉकडाउन नहीं भी होगा, फिर भी आप कैसे सरवाइव करेंगे, वो चीज समझना बहुत जरूरी है. तो उस चीज को समझने के लिए मैं आज आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस परिस्थिति में आप ये सोचिए कि आपने पैसा कमाया या आपने पैसा बनाया, दोनों में से कौन सी चीज आपको लग रही है कि बहुत जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आपने पैसा कैसे कमाया या पैसा कैसे बनाया.
बिकॉज ये सिचुएशन में आपको क्या चीज काम लग रही है, आपको इस सिचुएशन में पैसा कैसे आपने बनाया हुआ है वो काम लग रहा है। क्योंकि पैसा कमाना तो नॉर्मल एक रद्दी वाला बंदा होगा या तो कबाड़ी वाला बंदा होगा, वो भी अपना घर चलाने के लिए किसी ना किसी तरह पैसा कमा तो होगा। बट आज उसकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है वो हम सब जानते हैं कि शायद हमने कहीं ना कहीं किसी तरह से पैसे बनाए हुए थे, पैसों की बचत की हुई थी, जिसके कारण हम आज की कंडीशन में सरवाइव हो पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हमने पैसा कैसे बनाया। तो पैसा बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो वॉरेन बफेट का भी नाम आपने सुना होगा। सो वॉरेन बफेट ने क्या कहा है कि आपके पास दो तरीके की इनकम होनी चाहिए। वो दो तरीके की इनकम क्या है? दो तरीके की इनकम यह है कि आपके पास एक एक्टिव इनकम होनी चाहिए और दूसरी पैसिव इनकम होनी चाहिए। तो एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप कमा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पैसा कमाना, और उसको बोलते हैं आपकी एक्टिव इनकम। जबकि आप अगर कुछ नहीं कर रहे, जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप पिछले 21-22 दिन और आने वाले 18 दिन के लिए शायद आप बाहर नहीं जा पाएंगे, शायद आप कमा नहीं पाएंगे, आपका बिजनेस शायद लॉस करेगा, या तो बिजनेस थोड़ा बहुत दिक्कत होगी उसमें कमाने में। तो उस सिचुएशन में भी आप ये परिस्थिति को सरवाइव कर पाएंगे। तो वो क्यों कर पाएंगे? बिकॉज आपके पास कहीं ना कहीं ऐसी पैसिव इनकम है कि जो आपने बनाई हुई है, और जो ये टर्मोइल सिचुएशन है उसमें आपको ये काम लग रही है। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी बात मैं आज करूँगा वो रिलेटिविटी की थियरी के हिसाब से ही मैं बात करूँगा। क्योंकि जब हम किसी अकेले बंदे की बात करते हैं तो वो बंदा, या तो किसी कंट्री की भी हम अकेले बात करते हैं, तो शायद ये हमें पता नहीं चलता कि दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है या दूसरे बंदे के साथ क्या हो रहा है। जैसे कभी हम स्कूल में जाते थे तो हमारा रिजल्ट जब आता था तो हमें ये होता था कि भाई हमारे से ज़्यादा हमारे फ्रेंड के मार्क अगर आ जाए तो हमें दुख होता था, और अगर उसी फ्रेंड के मार्क्स शायद हमारे से कम आए तो हमको थोड़ी खुशी होती थी। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, रिलेटिविटी की थियरी को मद्देनजर रखते हुए, मैं आगे का जो भी प्रेजेंटेशन है वो दोनों परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि अभी इंडिया में क्या हो रहा है और ग्लोबली क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि पैसिव इनकम की जो मैंने बात की, तो पैसिव इनकम के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर शायद आपको देना चाहूँ तो वो जापान का है। बिकॉज ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जापान में बंदे जो है वो 45-50 तक की एज तक ही काम करते हैं। क्योंकि उनको अभी ये सिचुएशन समझ में आ गई है कि एक जॉब करने की या तो बिजनेस कमाने की जो उम्र है वो आपकी 50 या 55 ईयर्स तक की ही होती है। उसके बाद आपको जो लाइफ मिली है उस लाइफ को आपको जीना चाहिए। तो उस लाइफ को जीने के लिए क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है? क्या ये कमाने के टाइम पे वो लोग ऐसा दूसरा रिसोर्सेज बना नहीं पा रहे हैं, या बना रहे हैं कि जिसके बाद वो अगर 45-50 के बाद अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो क्या वो अपनी पूरी लाइफ आगे की सरवाइव कर पाएंगे? अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि खुद को रिटायर कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पैसिव इनकम जनरेट करके रखी हुई है। तो वो मेन चीज है उनके लिए आज की तारीख में। तो ये वो मेन चीज हमारे लिए भी अप्लाई होती है। तो आज का जो मेरा सेमिनार है उसके अंदर जो हम ज्यादातर जो फोकस करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के अंदर मैं अभी मार्केट में क्या हो रहा है, कोरोना की क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज कोरोना की सिचुएशन तो है, बट उस सिचुएशन में हमारे लिए इमीडिएट चैलेंजेस कौन सी है। उस इमीडिएट चैलेंजेस में हमारे पास दो तरीके के चैलेंजेस हो सकती है। एक इकोनॉमी के रिलेटेड चैलेंजेस हो सकती है, दूसरी हमारे पास रिसेशनरी, या तो रिसेशन हो जाएगा इंडिया में, महामारी के कारण मंदी आ जाएगी मार्केट में। वो मंदी शायद अगले 3 महीने रहे, अगले 4 महीने रहे, 6 महीने रहे, या 1 साल रहे। तो उस मंदी में हमें कैसे सरवाइव होना है, और मंदी किस किस प्रकार की होती है उसके बारे में भी हम समझेंगे थोड़ी बात। बिकॉज नॉर्मली सिचुएशन को देखते हुए ये कह देना कि भाई मंदी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, वो कहना सही नहीं होगा। क्योंकि हमें मंदी किस किस प्रकार की होती है वो भी समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आई विल टॉक विद द रिलेटिविटी थियरी, तो मैं इंडिया की भी बात करूंगा,
मैं ग्लोबल सिचुएशन में क्या हो रहा है परिस्थिति उसके बारे में भी बात करूंगा। तो इसीलिए मैं इंडिया एंड ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि जो मैंने जो प्रेजेंटेशन का भी जो थीम है कि सारथी जरूरी है, तो उसमें भी हमको ये जानना जरूरी है कि लुकिंग एट द बैक, पीछे भूतकाल में क्या हुआ है और उसमें हमने क्या मिस्टेक्स की थी, और वो मिस्टेक्स यदि हमने नहीं की होती और आगे जाके हमें वो उस मिस्टेक्स से क्या सीखना चाहिए और आगे क्या देखना चाहिए। तो लुकिंग एट द बैक वी विल लुक फॉर द फॉरवर्ड ऑल्सो। सो ये 4 मेन थीम है जिसके ऊपर ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि सिचुएशन कैसी है। तो अभी आप देखेंगे तो आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि भाई ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि काफी स्पीड से बढ़ चुकी है, जिसने हमारा सोशल डिस्ट्रप्शन किया हुआ है, जिसने हमारा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन किया है। ऐसी सिचुएशन हमने पहले नहीं देखी थी कभी, वैसी सिचुएशन हम आज की तारीख में देख रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो आईएमएफ के जो हेड एमडी है क्रिस्टियानो जॉर्जिया, उनका भी ये स्टेटमेंट है कि इनफैक्ट वी एंटिसिपेट द वर्स्ट इकोनॉमिक फॉल सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। सो ये उनका भी मानना ऐसा है कि ये सिचुएशन काफी डिफिकल्ट लग रही है। बट सारी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, और उस अपॉर्चुनिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर आप थर्ड पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है। यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि दो द सिचुएशन में भी, मतलब सिचुएशन रिसेशन या मंदी वाली हो भी सकती है, कोरोना वायरस जो है वो पेंडेमिक बन चुका है, तो उस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में भी देयर इज अ एक्सेप्शन। मतलब वहां पे भी एक चीज ऐसी है या दो कंट्री ऐसी है कि जो इस परिस्थिति में भी सरवाइव हो सकती है। एंड ये स्टेटमेंट जो किया है वो यूनाइटेड नेशंस ने किया हुआ है। तो इट मेक्स अ ह्यूज ह्यूज सेंस फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया और चाइना काफी अच्छी सिचुएशन में है। जो इश्यू सबसे पहले चाइना में हुआ, चाइना ने जहां से शुरुआत हुई, चाइना में नवंबर महीने में आप देखेंगे तो पहला कोरोना का केस आया, और उसके बाद उन्होंने कैसे लॉकडाउन किया, उसके बाद कैसे उन्होंने ट्रैकिंग सिस्टम बनाई, कैसे उन्होंने टेस्टिंग सिस्टम बढ़ाई, जिससे कि वापस आज पूरी दुनिया में चाहे वो फैल चुका हो, बट उनके यहाँ पे भी आज की तारीख में केसेस काफी काफी कम हो चुके हैं। तो उस परिस्थिति में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इंडिया एंड चाइना आर गोइंग टू बेनिफिट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जो पहले भी मैंने आपको बताया कि रिलेटिविटी की थियरी, तो पहले उस थियरी के हिसाब से अगर मैं आप चले तो वर्ल्ड वाइड कोरोना के फिगर्स क्या है आज की तारीख में। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप कोरोना के फिगर्स देखेंगे तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि करीबन करीबन 22-23 लाख लोगों को इम्पैक्ट हो चुका है, दे आर इन्फेक्टेड विद द कोरोना। और उसमें से भी आप अगर अच्छी बात सुनना चाहेंगे तो अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में करीबन 5.5 से 6 लाख लोग उसमें से रिकवर भी हो चुके हैं, और जिनकी जो डेथ हुई है, और वो डेथ है का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं, वो करीबन 1.5 लाख के आजू बाजू डेथ का फिगर है। तो उस मद्देनजर रखते हुए दूसरी कंट्रीज में क्या क्या सिचुएशन हुई है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि जब फ्रेंड्स के मार्क कम आते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि इंडिया के अलावा दूसरी जितनी भी कंट्रीज है जो कि आज काफी बुरी तरह से इस पेंडेमिक में अफेक्ट हुई है, उसके नंबर्स आप देखेंगे तो वो नंबर्स काफी ज्यादा है कंपेरेटिव टू इंडिया। तो उस परिस्थिति में इंडिया की सिचुएशन काफी स्ट्रांग हो सकती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो उसके बाद कि ये इम्पैक्ट जो आया है, वो इम्पैक्ट कितना आया है मार्केट के ऊपर, इस चीज का क्या इम्पैक्ट है, वो भी हम थोड़े उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो आप देखिए कि लोगों का न्यूज ऐसा आता है कि टीवी पे न्यूज आता है या तो न्यूज़पेपर में न्यूज होती है कि देयर इज अ पैनिक सिचुएशन, मार्केट में काफी लोग बेच रहे हैं, इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं। तो मैं उस चीज को जो मैंने आगे भी जो मेरा थीम है कि वी विल लुक फॉर द बैक एंड थिंक फॉर द अहेड फ्रॉम द बैक, तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तो वहां पे जितने भी मार्केट के, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है पिक्चर कि आप सेंसेक्स जो इंडियन मार्केट है, डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट, एफपीएससी लंदन मार्केट और शंघाई चाइनीज मार्केट, तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर मार्केट में फॉल जो था
वो करीबन करीबन 70% से लेके 40% की रेंज में फॉल था उस टाइम पे। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, आज जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ओनली मेडिकल क्राइसिस है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले टाइम में हमको दिख रहे हैं। तो उस सिचुएशन में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो चाइना, जहां पे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था कोरोना, वो उसका मार्केट सिर्फ 10% ही टूटा हुआ है। बाकी सारी कंट्रीज के मार्केट करीबन करीबन 40% से लेके 30% या 25% की रेंज में टूटे हुए हैं। तो इस परिस्थिति से भी हमको ये लगता है कि ये सिचुएशन कितनी सीवियर है, कितनी भयजनक है, वो हमको इस फिगर से भी पता चलता है। आगे देखेंगे कि क्यों सिचुएशन ऐसी हुई, वेयर वी गॉट फेल्ड, कि जहाँ पे हम इस महामारी का एंटीसिपेट नहीं कर पाए। उसको शुरुआत के समय में, जैसे मोदी जी ने भी अपने प्रयत्नों से इंडिया में लॉकडाउन करवाया, और जिस सख्ती से लॉकडाउन उन्होंने बरकरार रखवाया, आपने भी शायद सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे आया था, जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर द लॉकडाउन इज बीइंग फॉलोड इन अ रेंज ऑफ 90% टू 100% स्ट्रिक्टली। बाकी सारी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लॉकडाउन की जो प्रतिशत जो था, जिस प्रतिशत में वो लोग हैंडल कर रहे थे, वो करीबन 30%, 40% से लेके 70% की रेंज में होता था। तो इनिशियली जब सबसे पहला केस आया, दैट केस वाज फ्रॉम चाइना। तो चाइना में नवंबर में सबसे पहला केस आया, बट उस टाइम पे उन्होंने काफी मैटर्स को हाइड किया। काफी सारी स्टोरीज आपने भी सुनी होगी व्हाट्सएप पे, या तो मतलब डिस्कवरी चैनल पे। वहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि एक शायद कॉन्स्पिरेसी भी थी, या तो बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पे भी वो लोग यूज करना चाहते थे। वो सारे केसेस जो भी थे, दैट वी विल नॉट गेट इनटू दोस डिस्कशंस। बट हमारा फोकस क्या है इस परिस्थिति में, कि हम इस चीज से कैसे उभरे। तो इस परिस्थिति में भी आप देखें अगर, तो कोरोना का केस आया, उन्होंने ये बताया कि भाई ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है, सो इट इज नॉर्मल। दूसरा, डब्ल्यूएचओ का भी कहीं कहीं फेलियर हम कह सकते हैं ऐसा, कि उन्होंने भी सिचुएशन को शुरुआत में पेंडेमिक के तौर पे, महामारी के तौर पे नहीं देखा उन्होंने इस परिस्थिति को। और उसके बाद फिर जब सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो गई, तब उन्होंने सोचा कि अभी हमें क्या करना चाहिए। जब सिचुएशन उनको भी लग रही थी कि इतनी पैंडेमिक नहीं है, तो उन्होंने खुद ने ये बताया था कि आपको ट्रैवलिंग पे या तो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखने चाहिए। बट ये रिस्ट्रिक्शंस ना रखने के कारण कोरोना का जो फैलाव है, जो स्प्रेड है, वो काफी सारा बढ़ चुका अक्रॉस द ग्लोब। अभी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हमें क्या करना चाहिए ये परिस्थिति में, क्या हमें चाइना की तरह लॉकडाउन करना चाहिए? तो हाँ, इंडिया ने लॉकडाउन किया ऑलरेडी, और उसकी परिस्थिति क्या है वो आप आज की तारीख में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने कंट्रोल केसेस है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया ने क्या किया। साउथ कोरिया ने इतनी सारी मास टेस्टिंग की कि उन्होंने अपनी कंट्रीज के ज्यादा से ज्यादातर प्रतिशत लोगों का टेस्टिंग किया, और ताकि उस चीज को वो फैलाना रोक सके। तो क्या हमें ये करना चाहिए? तो जो कि हम इंडिया आज की तारीख में ये कर रहा है ऑलरेडी। हमारे यहाँ पे जब केसेस आना शुरू हुए तो हमारे पास टेस्टिंग किट की कमी थी। उस टाइम पे हम काफी सारे टेस्ट कैरी नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे हमारे दिन की टेस्ट करीबन 1500, 1600, 2000 के करीब करीब होती थी। आज की तारीख में इंडिया में टेस्टिस जो है वो करीबन बढ़ के 18,000, 20,000 से ऊपर ऑलरेडी निकल चुकी है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन आज की तारीख में हमारे लिए है। और दूसरा, कि किसी भी चीज को हम उसकी जड़ से ही मिटा सके, तो जो वो जापान कर रहा है। क्योंकि आज अगर मैं जो रिलेटिविटी की बात कर रहा था, तो इंडिया में केसेस ज्यादा है और जापान में केसेस कम है। क्यों? क्योंकि जापान पहले से ही प्रो हाइजीन मोड में चल रहा है। वो पहले कोरोना था या कोरोना नहीं है, दोनों परिस्थिति में वो लोग ऐसे जी रहे हैं कि दे आर मेंटेनिंग देयर हाइजीन ऑन अ वेरी हाई लेवल। मतलब वो कोई भी सिचुएशन हो, वो अपने हाथ धोते थे, सैनिटाइज करते थे, और जो भी है इसको मेंटेन करने के लिए करना पड़ता था, वो सारी चीजें वो लोग कर रहे थे। इसीलिए आज की तारीख में जापान में केसेस काफी कम है। तो इसके आगे की परिस्थिति क्या है उसको जानने के लिए हम ये देखते हैं कि अभी हमको क्या करना चाहिए। तो ये सब परिस्थिति तो ठीक है, इमीडिएट चैलेंजेस हमारे लिए क्या है आज की तारीख में? तो इमीडिएट चैलेंजेस आज की तारीख में हम जो फेस कर रहे हैं वो दो तरीके की है। एक इकोनॉमिक चैलेंजेस,
इकोनॉमिक चैलेंजेस ये है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस में देर आर 3-4 फैक्टर्स जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है फ्रॉम लाइफ टू लाइवलीहुड। सो लाइफ इज, सबसे पहले तो जब भी ऐसी कुछ पैंडेमिक बीमारी आई थी, प्रीवियसली भी कभी आई थी, तब सबसे पहले लोगों ने अपना जान बचाने की कोशिश की थी। तो मोदी जी भी आज की तारीख में जो किया, उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन जिस दिन डिक्लेयर किया था 24 मार्च को, तो उन्होंने पहले बोला था कि जान है तो जहान है। और आज जब 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हो गया, तो नाउ उन्होंने बोला कि जान भी है और जहान भी है। तो दोनों परिस्थिति को हमें कैसे चैलेंज के तौर पे देखना है और उसमें हम क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। दूसरी परिस्थिति, आज की सबसे विकट परिस्थिति है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आज सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन शुरू करते समय बताया कि आपके पास एक एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम है। तो आज सबसे ज्यादा इश्यू जो आ रही है वो लिक्विडिटी की आ रही है। सो इस लिक्विडिटी की सिचुएशन में आप कैसे डील कर रहे हैं लोगों से? क्या आपके पास, क्या आप ऐसे खर्चे कर रहे हैं कि जो इरिवर्सिबल है, मतलब आपने एक बार कर दिया और उसके बाद फिर आपको पछताना पड़े, तो वैसे खर्चे कर रहे हैं जो नेसेसरी है, जो हमारी लाइफ रूटीन को बरकरार रखने के लिए हमें करने पड़ते हैं, वैसे खर्चे आप कर रहे हैं ताकि आप उससे सेविंग कर पाए, ताकि अगर इन केस आने वाला टाइम, या तो ये लॉकडाउन या तो ये पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ी और आने वाले टाइम में बढ़ जाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो उसके मद्देनजर भी आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस को देख रहे हैं। उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस हमारे इंडिविजुअल तौर के तरीके से बात हुई। अब हमें ये भी देखना है कि बिजनेस, जैसे मोदी जी ने कहा कि अब जान भी जहान भी, तो जहान के लिए मतलब बिजनेस के लिए मोदी जी ने क्या किया, तो और दूसरी इकोनॉमीज क्या कर रही है इस चीज को हैंडल करने के लिए, उसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि लोग ये बोलते हैं कि रिसेशन होगा, मंदी आ जाएगी। तो उस चीज को, मंदी आने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि आपकी डिमांड हमेशा के लिए डिस्ट्रक्ट हो जाती है, या तो आपकी डिमांड टेम्पररी डिले हो जाती है। तो उस मद्देनजर हम ये फैक्टर के ऊपर आते हैं कि रिसेशन का फियर कैसा है और किस किस टाइप के रिसेशन होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो ये सब पॉइंट्स के ऊपर बात करते वक्त हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे जो मैंने पहले भी आपको बताया। वी विल ऑलवेज टॉक विद द रिलेटिविटी थियरी, कि हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबली क्या हो रहा है। ठीक है। तो जैसे हमने जो पहला पॉइंट था कि फ्रॉम लाइफ टू लाइवलीहुड, तो उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बहुत ये भी जानकारी देना चाहूंगा आपको कि ऐसा नहीं है कि कोरोना ऐसी पहली बीमारी है कि जो पहली बार दुनिया में हुई है। उससे आगे के टाइम में भी आप देख सकते हैं कि पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, एशियन फ्लू हुआ था, कॉलेरा हुआ था, प्लेग हुआ था, चिकन पॉक्स हुए थे, स्मॉल पॉक्स हुए थे, पोलियो हुआ था। तो ऐसी कई सारी बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, और इन सारी बीमारियों को भी वर्ल्ड ने उसको फेस किया है। और उस फेस करते हुए उन्होंने उस सारी चीज को कैटर करते हुए उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट भी ढूंढी है, उसके लिए उन्होंने वैक्सीन भी ढूंढी है। और उस विकट परिस्थिति में हमारे लिए चैलेंजेस में हमने क्या सीखा है कि हमारी थिंकिंग जो है वो थिंकिंग हमारी बदली है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली हुई है कि ऐसे विकट परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, और हमारा बिहेवियर बदला है एज अ इन्वेस्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए ऐसी विकट परिस्थिति में। तो ये काफी जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि कोरोना, आप फिगर्स भी देख सकते हैं कि कोरोना के अलावा जितने भी डिजीज हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसमें डेथ कितनी हुई थी। तो ये भी एक रिलेटिविटी की थियरी के आधार पे ही मैं आपके सामने ये नंबर्स रख रहा हूँ, कि आप देख सकते हैं कि कोरोना की जो इफेक्ट है आज के तहत, अभी जितने भी फिगर्स हमारे पास है उसमें 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई है। बट आगे पीछे भूतकाल में जितने भी प्रॉब्लम हुए थे, आप देख सकते हैं इवन कॉलेरा के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स, सेवेंथ अटैक हुए, सब में मिला के करीबन 63-64 लाख लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पे। इवन प्लेग जब हुआ था, काफी सारे टाइम पहले प्लेग भी होता था। इवन 1992 में आपने देखा होगा सूरत में भी प्लेग एक बार हुआ था। बट उसके बाद सूरत की परिस्थिति कैसी बदली, वो आप समझ सकते हैं। सूरत में जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने सूरत की कैसी काया पलट की, और आज सूरत इंडिया के टॉप 5 सिटीज में आता है एज अ क्लीनलीस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। तो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है, पॉलिसी चेंज हो रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो उस बात को आगे लेते हुए आप बोलेंगे कि सर ये सब बात तो आपने जो भी कही वो सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, बट मार्केट तो गिर रहा है ना, तो उसका क्या? तो नाउ वी विल डिस्कस रिलेटेड टू मार्केट ओनली, और उस मार्केट में आपका बिहेवियर
हमें कैसे कंट्रोल करना है, उसके ऊपर हम इस चीज को देखेंगे। तो पहले आप देखिए कि आप देख सकते हैं कि एफआईआई, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, आप देखिए फिगर्स आपको शायद थोड़े कम दिख रहे होंगे, बिकॉज ये इमेज है जिसने मैंने एक जगह से इमेज उठा के इसमें रखा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा उसका विजिबिलिटी अनक्लियर है। बट फिर भी आप कलर के हिसाब से देख पाएंगे उस चीज को, कि आप देख सके 2008 में जितना ऑलमोस्ट करीबन करीबन 50 से 60 हजार करोड़ की बिकवाली की थी एफआईआई ने इंडिया के मार्केट से, बराबर है। तो उस परिस्थिति में आप देखिए कि अभी की परिस्थिति क्या है, कि उस टाइम पे उन्होंने करीबन 50 से 60 हजार करोड़ की बिकवाली की थी। आज की तारीख में उन्होंने जो बिकवाली की है वो करीबन करीबन 70-80 हजार करोड़ से भी ऊपर की बिकवाली की है, जो आप 2020 लास्ट जो कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं, बार दोनों बार माइनस की ओर है, जहाँ पे ज्यादा बिकवाली दिख रही है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो कि आपको ये आइडिया लगेगा कि ये लोग पैसा क्यों निकाल रहे हैं। अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो चेन्नई में जॉब करता है, और वो रहता है यहीं वापी में। तो उसके पापा को अभी बीच में पैरालिटिक अटैक हुआ था। तो वो बंदा चेन्नई में जॉब कर रहा था, तो वो जॉब छोड़ के, अपने पापा की तबीयत खराब हो गई इसीलिए वो यहाँ पे वापी आ गया था। फिर उसके पापा की ट्रीटमेंट हुई, थोड़े उन्होंने रिकवर हुआ, बट पार्शियली उनको थोड़ा पैरालिटिक कंटिन्यू है आज की तारीख में भी। बट एक महीने तो उसने अपने छुट्टी लेके आया था, तो पिताजी के साथ रहा, उनकी सेवा भी की, सब कुछ किया। बट अभी परिस्थिति ये है कि उसको वापस कमाने के लिए वापस उसकी जॉब को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जॉब पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर अपना काम नहीं करेगा, तो जो पापा की एडिशनल जिम्मेदारी आज की तारीख में नॉर्मल कंडीशन के अलावा हुई है, उस कंडीशन को, बिकॉज उसको काफी ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा लगेंगे, उसको केयर करने के लिए भी हेल्पर की जरूरत होगी, तो उन सब परिस्थितियों में भी उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब सिचुएशन उसके लिए डिफिकल्ट थी, तो वो अपनी जॉब छोड़ के चेन्नई से यहाँ पे आया था। तो एफआईआई या एफपीआई, उनकी भी परिस्थिति आज की तारीख में ऐसी है कि उनके खुद के कंट्री में उनके पापा को पैरालिसिस हुआ है। तो उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उनको आज की तारीख में जाना पड़ रहा है। तो एफआईआई ऐसे एक पक्षी है जिसको मैं कहना चाहूंगा कि पिजन या तो कबूतर हम बोलते हैं। तो एफआईआई ऐसे हैं कि वो एक कबूतर की तरह है, तो आज उड़ेंगे, अपनी कंट्री में जाएंगे, बट कल वापिस वो अपने साथ दूसरे कबूतर को भी लेके आएंगे। जो कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जब जब हमारे यहाँ से एफआईआई नाम के कबूतर ने पैसा निकाला, आप देख सकते हैं उसके अगले 1 साल 2 साल 3 साल में आप देखिए, जितना पैसा उन्होंने निकाला उससे भी ज्यादा पैसा वो लोग लेके आए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज अगर उनकी परिस्थिति विकट है, तो लेट देम फ्लाई एंड दे विल अगेन कम बैक टू द इंडिया, वेयर दे कैन मेक मनी इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो इसीलिए मैं इस परिस्थिति में भी अपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखता हूँ। दूसरी बात, कि इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी पॉइंट है, कि दूसरी कंट्रीज ने क्या क्या किया है इस परिस्थिति में, तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे पैकेज सब कंट्रीज ने डिक्लेयर किए हुए हैं। यूएस ने $2.3 ट्रिलियन का पैकेज डिक्लेयर किया अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। यूनाइटेड किंगडम ने 1.4% ऑफ जीडीपी का पैकेज डिक्लेयर किया है, और 0.7% का पैकेज वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है। चाइना ने भी 1.3 ट्रिलियन का पैकेज डिक्लेयर किया हुआ है। जापान ने भी करीबन 108 ट्रिलियन येन का पैकेज डिक्लेयर किया हुआ है। यूरो ने भी काफी सारे पैकेज डिक्लेयर किए हुए हैं। तो इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए सिचुएशन, आईएमएफ ने क्या कहा है, आईएमएफ ये कहता है कि भाई ये सिचुएशन ऐसी सीवियर इम्पैक्ट आ गई है कि ग्लोबल जीडीपी को काफी सारी इम्पैक्ट हुई है, और आने वाले टाइम में 2020 के तहत 2020 में इन सब कंट्रीज की जीडीपी को इफेक्ट होने वाली है, इन सब कंट्रीज की जीडीपी हैम्पर होने वाली है। जो लोग शायद ये नहीं समझते कि जीडीपी क्या है, तो मैं एक सिंपल मैं समझा दूं, जीडीपी मतलब वो किसी भी कंट्री में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका समेशन को हम जीडीपी कहते हैं। तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इम्पैक्ट हुआ है। तो आईएमएफ ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में
यूएस के अंदर 6%, -6% से उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट आएगी। मतलब यहाँ से जो भी लेवल पे इकोनॉमी है उससे 6% की कमी होगी उसके अंदर। तो उस परिस्थिति को देखते हुए आप साथ में, मैंने उसके बाजू में आप देखिए कि ये सब विकट परिस्थिति चल रही है, बट फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे, कई लोग ये नहीं समझ पा रहे कि काफी सारे मार्केट क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन तो पेंडेमिक सिचुएशन है और इसकी इम्पैक्ट भी काफी सारी आने वाली है। आईएमएफ ने काफी सारा बोला है कि बहुत इम्पैक्ट आने वाली है। उसके बावजूद भी ये मार्केट जो मार्च में सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, उन्होंने जो सिचुएशन देखी मार्च में, करीबन 24 मार्च के करीब अक्रॉस द ग्लोब सारे मार्केट्स काफी करेक्शन हुए थे, बट आप देखिए वहां से सारे मार्केट्स रिकवर होना भी शुरू हुए और यूएस एक उसका एग्जांपल है। इंडियन मार्केट भी आप देख रहे हैं कि जब जब शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर टीवी स्क्रीन पे आए हैं, उन्होंने जब भी कुछ भी पैकेज डिक्लेयर किया है इंडिया के लिए, उसके अगले दिन उसी दिन मार्केट बढ़ रहा है। तो इस परिस्थिति को समझने के लिए भी मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि आज अमेरिका की जीडीपी है वो करीबन 20 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है अमेरिका की, 20 ट्रिलियन डॉलर। तो उस 20 ट्रिलियन डॉलर में जैसे उन्होंने बोला है कि अगले साल वो -6% से ग्रो होगी, दैट मीन्स कि 20 ट्रिलियन डॉलर अगर 6% से कम होता है तो रफली 1.2%, 1.2 ट्रिलियन डॉलर की उसको इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगी। बट मार्केट फिर भी क्यों पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, तो मैं आपको पीछे एक बार और लेके जाता हूँ। आप देखिए कि यूएस ने कितने सारे पैकेज डिक्लेयर किए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने हेल्थ रिलेटेड पैकेज डिक्लेयर किए, उन्होंने फूड रिलेटेड पैकेज डिक्लेयर किए, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करने के लिए काफी सारे पैकेज डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये सारे पैकेजेस क्यों सारी इकोनॉमीज लेके आ रही है, क्यों सारी इकोनॉमीज ये सारे पैकेज स्टिम्युलस जो है वो दे रही है, एक ही चीज के लिए वो दे रही है कि आप अपना स्पेंडिंग जो है वो बरकरार रखे उस परिस्थिति में। क्योंकि कभी भी कोई कंट्री रिसेशन में तब आती है जब उसके यहाँ पे मंदी जो आती है वो इस तरीके से आती है कि उसके यहाँ की जो डिमांड है, हर एक चीज की जो डिमांड है, वो डिमांड 100% के लिए या तो काफी लंबे समय के लिए डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो उस परिस्थिति को कैटर करने के लिए इनको इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए उन्होंने, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी मेजर कर लिया हुआ है कि उनको करीबन करीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इम्पैक्ट आने वाली है। उसके अगेंस्ट में उन्होंने ऑलरेडी 2.3 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इसीलिए मार्केट भी बढ़ रहा है और हमें अभी तक भी समझ नहीं आया है कि ये मार्केट क्यों बढ़ चुका है, बिकॉज हम वही माइंडसेट से चल रहे हैं कि पेंडेमिक है, सिचुएशन डिफिकल्ट होने वाली है। बट ये सारी सिचुएशन मैं आपको 2008 या 2020 में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपको उससे भी पता चलेगा। दूसरी बात, ये 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब कई लोग ये समझते हैं कि अभी मार्केट खराब है, मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे हमें गवर्नमेंट बॉन्ड या तो ट्रेजरी बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो वो लोग आप देख सकते हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री की जहां पे अगर गवर्नमेंट के 10 साल के बॉन्ड में अगर आप पैसे लगाते हैं तो आप वहां पे 6.5% का रिटर्न कमा सकते हैं। बट बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज है आप देख सकते हैं, हार्डली इटली के अलावा ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो आपको 1% से ज्यादा रिटर्न कमा के दे रही है। तो भी फिर भी क्यों एफआईआई पैसा बेच के जा रही है, वो सवाल का जवाब मैं आने वाले टाइम में आपको देता हूँ। दूसरी चीज, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन से क्या फायदा होगा। हमने सबने इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, उसमें हमने ये चीज तो समझा है कि भाई जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उस चीज का प्राइस बढ़ेगा। तो जब भी कंट्री ये स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करती है और लोग थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं और कुछ बचाते भी हैं, तो वो बचाते हैं के वाले टाइम पे वो लोग हमेशा सेफ एसेट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे, वो लोग जाएंगे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ती है बॉन्ड्स की प्राइस भी बढ़ेगी। तो आने वाले टाइम में ये होगा कि जो बंदा बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा उसको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। ये ग्राफ थोड़ा विजिबल नहीं है, क्लियर विजिबल, बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। आप एटलीस्ट उसमें वो रेड लाइन देख सकते हैं और व्हाइट लाइन भी देख सकते हैं। तो रेड लाइन और व्हाइट लाइन सिर्फ हमको ये समझाती है कि जब जब इक्विटी में हमें जो रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न अगर बढ़ा है
कंपेरेटिवली सेंस में यील्ड, यील्ड मतलब रिटर्न के तौर पे आप समझिए, ज्यादा डिटेलिंग में इंडिविजुअली बात करेंगे, बट नॉर्मल वे में आप समझिए कि यील्ड इज अ काइंड ऑफ अ रिटर्न, कि जो इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा लगाएंगे तो उसमें आपको क्या रिटर्न मिलेगा। तो उस चीज में आप देख सकते हैं कि 2009-8-9 में भी ये यील्ड काफी बढ़ चुका था, और गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड उस टाइम पे भी बढ़ी थी, बिकॉज 2008 में भी उन्होंने काफी सारे पैकेज डिक्लेयर किए थे, जिसको हम पहले बोलते थे क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब काफी सारी लिक्विडिटी मार्केट में पंपिंग की थी। तो उस टाइम पे बॉन्ड की यील्ड गिरी थी, और बॉन्ड की यील्ड गिरने के बाद आपको पता है कि 2009 के बाद क्या हुआ, उसी मार्केट ने आपको रिकवरी दी, उसी शेयर बाजार ने आपको रिकवरी दी, चाहे आप ग्लोबली देख लीजिए, चाहे आप डोमेस्टिकली इंडियन मार्केट को भी देख लीजिए। तो मैं आपसे सवाल ये की करता हूँ कि क्या ये परिस्थिति नॉर्मल है कि जहाँ पे पैसा आपका हाई जीडीपी ग्रोथ और हाई इंटरेस्ट रेट से लो जीडीपी ग्रोथ या लो इंटरेस्ट रेट्स पे जा रहा है। यहाँ पे भी सेम मैं वही आपको एफआईआई का कबूतर वाला एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे दिक्कत है, इसीलिए वो लोग जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स को, उनकी कंट्री को पैरालिसिस हुआ है, पार्शियल हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, दैट वी डोंट नो, बट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो सिचुएशन बिगड़ी है, इसके लिए वो लोग वहां पे जा रहे हैं। बट वापिस वो लोग आएंगे, तो वापिस जब आएंगे तब आपको पैसा लगाना है, कि अभी जब सिचुएशन खराब चल रही है। क्योंकि आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल उस टाइम पर भी देता हूँ कि आप देखिए कि 2008 में मार्केट जब गिर गया था 9 में, तो उस टाइम पे जिन्होंने पैसे लगाए थे, तो आज बाजार क्या है, उस टाइम पे बाजार 8,000 पॉइंट पे चला गया था, और आज बाजार फिर भी 31,000 पे है। तो करीबन करीबन आपका 3.5 गुना पैसा बना है खराब टाइम में, अगर आपने पैसा लगाया था। और अगर आपने 2008 की जो पीक थी, जब बाजार पहली बार 21,000 पे गया था, तब यदि किसी ने पैसा लगाया था, तो उस टाइम पे भी आप आज की तारीख में देखेंगे तो 1.5 टाइम्स पैसा बना है। तो तब वो सिचुएशन काफी अच्छी थी, सब पैसा लगा रहे थे। मार्केट 21,000 का था, तो सब बोल रहे थे कि ये 26,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, बट वहां से वो करेक्ट हो गया, करेक्ट होके वो 8,000 आ गया। जब 8,000 भी आया, तभी भी लोगों ने यही बोला कि ये मार्केट अभी 5,000 पे आ जाएगा, 6,000 पे आ जाएगा, बट वहां से वापिस वो करेक्ट होके वापिस बढ़ना शुरू हो गया। तो इस सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे पैकेज डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे ग्लोबली सब कंट्रीज ने पैकेज डिक्लेयर किए, तो उस परिस्थिति में हमारी कंट्री कैसे पैकेज डिक्लेयर कर रही है, तो उस चीज को समझते हैं। इस चीज में आप ये समझिए कि इंडिया ने अभी रिसेंटली मार्च में, वैसे तो आरबीआई की पॉलिसी एवरी बाई मंथली मोड में होती है, तो वो ड्यू थी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, बट ये सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 28 मार्च को ही आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर करी। तो उसमें उन्होंने क्या क्या पैकेज दिया, तो सबसे पहली महत्व की चीज है कि ओवरऑल पैकेज में उन्होंने क्या डिक्लेयर किया। तो उन्होंने ओवरऑल पैकेज मार्केट में करीबन करीबन 3.74 लाख, मतलब 3,74,000 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने डिक्लेयर किया। तो उस चीज के लिए उन्होंने क्या क्या किया, तो उस चीज के लिए उन्होंने एक तो सीआरआर में कट दिया। सीआरआर मतलब यदि अगर आप बैंक में 100 रुपया रखते हैं, तो बैंक वो पूरा 100 रुपये दूसरे को लैंड नहीं करता है, उसमें से 4 रुपये वो अपने पास सेफ्टी के तौर पे रखते हैं आरबीआई। तो उसमें से सीआरआर में से 1% की कट की, और सीआरआर 3% पे आ गया, 4% से। तो उसकी वजह से, सीआरआर की वजह से करीबन करीबन 1.37 लाख ट्रिलियन रुपी, 1.37 लाख करोड़ रुपए का मार्केट में लिक्विडिटी पंपिंग हुई। दूसरा, उन्होंने रेपो रेट को भी घटाया, कम किया रेपो रेट को। तो रेपो रेट अगर आप देखेंगे, तो रेपो रेट पहले चल रहा था करीबन करीबन 4.9 के आजू बाजू चल रहा था, तो वहां से उन्होंने घटा के सीधा 4.15 के पास लेके आ गए रेपो रेट की। तो उस वजह से भी मार्केट में काफी सारी लिक्विडिटी पंपिंग हुई, उस वजह से भी काफी सारा पैसा मार्केट में आया। और दूसरा उन्होंने जो किया, एक टेक्निकल टर्म है जिसको बोलते हैं टीएलटीआरओ, मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो रेपो ऑपरेशंस क्या होता है, वो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ। रेपो ऑपरेशंस ये होता है कि यदि किसी बैंक को एक ओवरनाइट के लिए पैसा बोरो करना है, तो वो आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, जिस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट को जो उन्होंने 4%, 4.5% के आजू बाजू लाके रख दिया है, उस परिस्थिति में क्या हुआ कि इन लोगों के पास पैसा बोरो करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो पैसा आप 100 रुपए रखते हैं एफडी में, उसमें से 3 या 4 रुपए तो सीआरआर में जाते हैं,
बाकी के करीबन 18 रुपए आपके एसएलआर में जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी, जहाँ पे बैंक को वो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर उस सिक्योरिटी में वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे तो उनको आज की तारीख में 4.15% रिटर्न मिल रहा है। तो कोई भी बैंक ये समझदार है कि हम क्यों उस परिस्थिति में 4.4 वाले परसेंट रिटर्न में क्यों अपने ज्यादा पैसे लगाए, एक्सेस लिक्विडिटी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो रेपो रेट घटाया और उससे हमको करीबन ऑलमोस्ट वन 1,37 करोड़ की लिक्विडिटी जो वापस हुई पर मार्केट में, वो पैसा उन्होंने ऐसा किया कि वो पैसा वर्किंग कैपिटल की जिस जिस कंपनी को रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट्स अपना बोरोइंग करती है। जैसे हमने पहले बताया कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंडिविजुअल के था, अभी लिक्विडिटी प्रेफरेंस हम वर्किंग कैपिटल के लिए देख रहे हैं। तो उस परिस्थिति में ये सिचुएशन हुई कि उन्होंने वो पैसा भी मार्केट में पंप इन किया, और जिससे करीबन करीबन इतनी सारी लिक्विडिटी, और उस रेट के हिसाब से, क्योंकि उसमें रेपो रेट में क्या होता है कि आप ओवरनाइट बोरो करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन दे दिया कि आप कॉर्पोरेट को पैसा दे सकते हैं ओवरनाइट वाले रेट से, बट अगले 1 साल से लेके 3 साल वाली टाइम फ्रेम के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अगर कोई भी पैसा आप लोन लेने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपका लोन का टेन्योर ज्यादा है तो उसके लिए आपको ब्याज की दरें ज्यादा देनी पड़ती है कंपेरेटिवली कम टेन्योर वाले लोन के लिए। तो उसी चीज के लिए आरबीआई ने लिक्विडिटी पंपिंग करने के लिए क्या कहा कि आपको अगर 1 साल 3 साल के लिए भी पैसे चाहिए, तो भी आप जो ओवरनाइट का जो रेट है उसके हिसाब से बोरो कर सकते हैं, तो ताकि जिससे मार्केट में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, बिजनेस के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, वो उसे कैटर कर पाए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट था डिमांड रिस्ट्रिक्शन, तो डिमांड रिस्ट्रिक्शन ऐसी बात है कि आप समझ सकते हैं कि अभी आने वाले 6 महीने या 1 साल तक शायद आप मूवी देखने के लिए थिएटर में नहीं जाएंगे, बट ऐसा हो सकता है कि, और ये डिमांड ऐसी होगी कि विच विल नॉट कम बैक सून, बट देयर मे बी अ सर्टेन डिमांड विच इज कॉल्ड डिलेड डिमांड, मतलब वो काफी डिले भी हो सकता है उस डिमांड, मतलब उसमें डिले ये हो सकता है कि जैसे ही इकोनॉमी वापस बैक टू नॉर्मल पे आएगी तो आप खरीदी करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर आपको यदि कार लेनी होती, अगर ये कोरोना नहीं हुआ होता और आप सोच रहे थे कि मैं शायद अप्रैल में नई कार खरीदूंगा, या तो 2 व्हीलर लूंगा या 4 व्हीलर लूंगा, तो वो आपने डिसीजन अभी के लिए डिले किया हुआ है, बट ये ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने के बाद ये चीज को नहीं लेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ये समझना है कि रिसेशन किस तरीके के होते हैं, जो हमने पहले भी बात की। तो रिसेशन दो तीन तरीके के होते हैं, वी शेप रिसेशन, यू शेप रिसेशन और एल शेप रिसेशन। तो वी शेप रिसेशन का मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो जो 2008 में हमारे यहाँ पे मंदी आई थी, उस मंदी के दौरान आपने ये देखा होगा कि हमारा मार्केट करीबन 1 डेढ़ साल तक के लिए नीचे गया, और उसके बाद वापस तुरंत वो मार्केट रिकवर भी हो गया 1 दो साल के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरी आप उसको बोल सकते हैं कि उसका एग्जांपल है यूएस। तो यूएस में काफी सारी सिचुएशन ऐसी थी 2008 में, लेमन ब्रदर्स का इश्यू हुआ था, सब प्राइम प्रॉब्लम जो था, वहां पे उनकी 150 साल पुरानी बैंक कॉलेप्स हो गई थी, बट उसको रिवाइव करने के लिए वापस उन्होंने लिक्विडिटी पंपिंग की, और वो जो उनकी रिकवरी थी वो थोड़ी बहुत यू शेप की रिकवरी आप समझ सकते हैं। एल शेप की रिकवरी किसको बोलते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल है जापान। जापान में आज की तारीख में डिमांड डिस्ट्रक्शन है, वहां पे आज की तारीख में उसका मेन रीजन है उसका एजिंग पॉपुलेशन। आप देखेंगे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में, करीबन 65% पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 25 टू 45 ईयर्स के बीच में वो है पॉपुलेशन। जबकि जापान में पॉपुलेशन आप देखेंगे तो वहाँ पे काफी एजेड पॉपुलेशन है, जो कि 70 80 ईयर्स 90 ईयर्स वाली पॉपुलेशन है। तो जो यंग बंदा होगा वो जैसे ही नौकरी पे लगेगा, सैलरी मिलेगी उसकी, तो वो पहले सोचेगा कि मैं कौन सा 2 व्हीलर लूँ या कार लूँ या तो आईफोन लूँ, जबकि वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। सो इसीलिए काफी लंबे टाइम से जापान में एल शेप रिसेशन चल रहा है, एंड उसकी वजह से वो लोग की रिकवरी में काफी टाइम लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया इन तीन जो मैंने रिसेशन के प्रकार डिस्कस किए उसमें कहाँ पे बैठ रहा है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे हमें ये रिसेशन को हमें अगर कैटर करना है, उससे बाहर निकलना है, उभरना है, तो हम क्या करना चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है स्पेंडिंग करनी चाहिए, हमें स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। तो उस टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं, इंडिया की टोटल जो आमदनी है उसमें एक इंडिविजुअल की एवरेज आमदनी कितनी है, जिसको पर कैपिटा जीडीपी बोलते हैं। तो नॉर्मली एक जो इंडिविजुअल है वो $2,000 की उसकी इनकम है,
तो रफली अगर मैं उसको $70 के हिसाब से गिन के चलूँ या $80 के हिसाब से गिन के चलूँ, तो रफली आपकी इनकम होती है 1,60,000। जबकि उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे तो बाकी सारी जितनी भी इकोनॉमीज है उन सब में इंडिया से तो एटलीस्ट 10-10, 20-20 गुना उनकी जो आमदनी है इंडिविजुअल बंदे की वो ज्यादा है। और इस ज्यादा होने के कारण उनका जो स्पेंडिंग है वो डिस्क्रिशनरी, मतलब जो चीजें आपको जरूरत नहीं है फिर भी वैसी चीजें आप खरीदते हैं, इसीलिए वहाँ पे लोन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। हमारे यहाँ पे स्पेंडिंग कम है बिकॉज नॉर्मल इंडिविजुअल अपने नेसेसिटी के लिए 70% खर्चा करता है और 30% ही डिस्क्रिशनरी आइटम पे खर्चा करता है। जबकि बाकी सारी कंट्रीज में, डेवलप्ड इकोनॉमीज है, यूएस है, यूरो है, तो वहाँ पे ये होता है कि ज्यादातर 70% खर्चे आपके डिस्क्रिशनरी होते हैं, मतलब जो जरूरी नहीं होते वैसे वाले खर्चे वो लोग करते हैं, और 30% खर्चे ही नेसेसिटी वाले करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे दिक्कत ज्यादा होगी। इसीलिए दिक्कत ज्यादा होने के कारण उनके पैकेज भी हमारे पैकेज से करीबन 10-10 गुना ज्यादा डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान में पैरेलल सेंस में देखनी चाहिए। अभी नाउ वी विल डिस्कस विद ग्लोबल में क्या इम्पैक्ट है और हमें क्या इम्पैक्ट है। तो इसका ये वर्ल्ड वाइड क्या जीडीपी है, 86.5 ट्रिलियन की वर्ल्ड वाइड जीडीपी है। उसमें एक्सपोर्ट कितना है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट का प्रोपोर्शन कितना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है या तो मिडल ईस्ट है, तो उन सब में आप देख सकते हैं कि कितना उनका एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होने वाली है? सबसे ज्यादा दिक्कत उसको होने वाली है कि जिसकी कंट्री एक्सपोर्ट के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, और इंडिया की जो कंट्री है, इंडिया जो है, तो इंडिया में एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 11-12% के करीब ही है। ठीक है, तो आप उसमें देखिए अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या है और हमारे लिए थ्रेट क्या है। तो थ्रेट ये हो सकती है कि शायद आप समझे कि इंडिया का एक्सपोर्ट प्रॉब्लम में आ जाए। तो अगर ये एक्सपोर्ट को मैं मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करके देखूं, तो अगर 2.9 ट्रिलियन की अगर हमारी इकोनॉमी है और उसमें 10-12% का मान लीजिए कि ये पूरा खत्म ही हो जाता है एक्सपोर्ट, तो हमको इम्पैक्ट आएगी $30 बिलियन की इम्पैक्ट आएगी। ठीक है, 0.3 ट्रिलियन मतलब $30 बिलियन की हमको इम्पैक्ट आएगी। वीजा विज उसके सामने आज इंडिया की सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस चीज की होती है? वो होती है ऑयल की। और ऑयल का भाव क्या चल रहा है वो आप सभी को मालूम है कि आज की तारीख में वी आर समवेयर अराउंड $25 पर बैरल के हिसाब से चल रहे हैं। तो यदि ये सिचुएशन हमारे लिए 45 से लेके $25 के बीच में भी रहती है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू सेव। इसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि $30 बिलियन से लेके $63 बिलियन तक का सेविंग्स होगा इंडिया के लिए। और उसी के कारण आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट को अपना खर्चा है और आमदनी है। तो अगर हमारी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है तो उसको डेफिसिट बोलते हैं, और अगर हमारा इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो उसको फिजिकल सरप्लस बोलते हैं। बट इंडिया में फिजिकल खर्चा ज्यादा है तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट होती है। तो वो डेफिसिट को बचाने के लिए आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी सेविंग्स होगी अगर ये क्रूड की प्राइस $45 से लेके $25 के बीच में रहती है। जो मैंने पहले भी आपको बताया रिलेटिव थियरी, तो ये आपको समझना होगा कि अगर हमारा एक्सपोर्ट टोटल खत्म हो जाए, जो कि नहीं होने वाला है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आज वर्ल्ड में लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? दवाइयाँ। और दवाइयाँ कौन भेज रहा है वर्ल्ड में आज? यूएस में, यूरो में कौन भेज रहा है? इंडिया भेज रहा है। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई तौर पे तो हमारा एक्सपोर्ट आज की तारीख में भी हो रहा है। सो अगर एक्सपोर्ट भी हो रहा है और हमारे पास क्रूड की प्राइसेस काफी कम हो रही है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेव लॉट ऑफ मनी ऑन दिस एक्सपेंडिचर। और इसके लिए आप देखिए कि आज पेट्रोल की जो भाव है वो आप देखेंगे करीबन 70 रुपए से लेकर 80 रुपए के बीच में आज भी है। चाहे क्रूड $25 पे आ गया हो या क्रूड 45 पे था या क्रूड $60 के आजू बाजू था, फिर भी हम लोग 70 से 80 रुपए दे रहे थे। और आज कम होने के बावजूद भी हम उसी रुपए के ऊपर पेट्रोल खरीद रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी और उससे उनको आमदनी होगी। जो आमदनी हमको आने वाले टाइम में अगर ये सिचुएशन रहती है कंटिन्यू, तो हमको ये चीजें काफी सारी हेल्प करने वाली है। तो आप ये सोचिए कि अगर एक्सपोर्ट हमारा कम होता है तो नुकसान होने वाला है, या जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारी सेविंग्स होने वाली है, उससे हमको फायदा होने वाला है। दूसरा कि हमने काफी सारा ये भी हमको देखना चाहिए कि 2008 में क्या परिस्थिति थी हमारी और 20 में भी क्या परिस्थिति है हमारी। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम पे 1.2 ट्रिलियन थी, अभी 2.9 ट्रिलियन है। इन्फ्लेशन भी उस टाइम पे काफी 8-9% के आजू बाजू था, अभी इन्फ्लेशन 6% है और आने वाले टाइम में भी
आरबीआई ने कहा है कि इन्फ्लेशन उनका जो डिजायर्ड रेंज है 4% के आजू बाजू वहीं पे रहने वाला है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी आप देख सकते हो उससे पहले काफी कम है आज की तारीख में। फिजिकल डेफिसिट 5.5% पे था, आज की तारीख में 3.8% पे है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा उस टाइम पे 300 बिलियन था, आज की तारीख में 437 बिलियन है। अगर हम कुछ भी चीज इंपोर्ट करते थे 2008 में तो हमारे पास 8 महीने का इंपोर्ट बिल पेमेंट करने की कैपेसिटी थी। आज की तारीख में हमारी कैपेसिटी 14 मंथ्स का इंपोर्ट बिल पेमेंट करने की कैपेसिटी है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो है कि आप देख सकते हैं नंबर 8% है और इस बार 3% है। तो हर एक चीज लॉ ऑफ मीन एवरेज के ऊपर काम करती है, जिसमें आप नॉर्मल बैक टू नॉर्मल परिस्थिति में आते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपने भी देखा होगा कि यूएन ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये सिचुएशन में एक्सेप्शन ये दो कंट्री के लिए है, और वो है इंडिया एंड चाइना। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लो ग्रोथ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे तो आने वाले टाइम में हमारे लिए कितना पॉसिबिलिटी होगा। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग ने तो सबने आज ये सीखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और कैसे रखना है। बट काफी सारी कंट्रीज अभी इकोनॉमिकल डिस्टेंसिंग भी इम्प्लीमेंट करने जा रही है। उसका बेस्ट एग्जांपल आपने ये सुना होगा, व्हाट इज इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग। मतलब हम या तो दूसरी कंट्रीज, चाइना में जो चाइना को वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, तो अपना प्रोडक्शन धीरे धीरे दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इंडिया है, ताइवान है, कंबोडिया है, वियतनाम है, वैसी कंट्रीज में वो लोग मूव करने वाले हैं। तो वहां पे जैसे ही ये मूव होगा तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा। आपको मैं एक फिगर शेयर करूं कि आज जो लेबर की कॉस्ट है और जो चाइना में जो लेबर की कॉस्ट है, हमारी लेबर की कॉस्ट कम से कम चाइना से 10 गुनी कम है। अगर एक लेबर वहां पे 100 रुपए, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे कि 100 रुपए मांगता है अपनी मजदूरी के लिए, हमारे यहाँ पे 10 रुपए मांगता है। तो इतना डिफरेंस है। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड, और आपने सुना भी होगा जापान ने भी पैकेज डिक्लेयर किया है कि आप चाइना में प्रोडक्शन बंद करें, या मेरी अपनी खुद की इकोनॉमी में आ जाए, या कोई दूसरी इकोनॉमी में भी अगर आप सेटअप करते हैं तो आपको कितना उसके लिए पैकेज डिक्लेयर किया है। तो पीपल आर नाउ एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग। और क्रूड का आप देखिए तो उस टाइम पे क्रूड $109 पे था और आज की तारीख में क्रूड 25 के आजू बाजू चल रहा है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, ये मैं सिंपल तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि इंडिया में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती है और उसके अगेंस्ट में मार्केट की साइज क्या है। तो मार्केट की साइज अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो करीबन करीबन 54% के आजू बाजू की है। तो मतलब आप मार्केट का साइज देखेंगे तो 100 रुपए अगर जीडीपी है तो मार्केट साइज 54 रुपीज है, और हमारी एवरेज जो है वो 76 है। तो हम लोग काफी कम लेवल पे, और ये लेवल आपने 2008-9 में देखा था, उसी लेवल के ऊपर हम आज भी तारीख में ट्रेड हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2008 के बाद रिकवरी जो आई, उस रिकवरी में हमें क्या बेनिफिट मिला। तो सेम इज द कंडीशन राइट नाउ ऑल्सो। थोड़ा टेक्निकल टर्म, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, टेक्निकल जो मार्केट के एक्सपर्ट्स है उसके लिए मैं ये बात करना चाहूंगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि अगर आपका मार्केट अर्निंग रेशियो 18 है तो 1 रुपए कमाने के लिए आप 18 रुपए पे कर रहे हो। तो आज आप करीबन 16 रुपए पे कर रहे हो, और हमारा जो इंडिया का एवरेज है वो 18 का है। और जो मार्केट जब अच्छे मोड में था, जब 42,000 पे गया था, तो उस टाइम पे हम 1 रुपए कमाने के लिए 28 रुपए पे कर रहे थे, जबकि आज हम 19 या 20 रुपए पे कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट कितना सस्ता हो चुका है। तो ये सारे हमने जो पीछे की हिस्ट्री देखी, वो क्यों देखी, कि मेरा जो ये पॉइंट है लुकिंग बैक टू लुक अहेड, ये रीजन ही ये था कि हमें ये समझना चाहिए कि पीछे क्या हुआ था, और उस पीछे वाले टाइम में अगर हमने गलती की थी। बिकॉज कई लोग ये सोचेंगे, जब मार्केट अच्छा चल रहा था तब 42 का लेवल चल रहा था तो तब बोल रहे थे कि भाई ये 38 के आएगा या 36 पे आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो सर आपको आज मार्केट करीबन करीबन 30-31 हजार के आजू बाजू के लेवल पे मिल रहा है। तो जो मिस्टेक आपने उस टाइम पे की थी, उसको अगर यदि नहीं दोहराना चाहते हैं, तो इसीलिए हमको इस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रक का ड्राइवर होता है, कार का भी ड्राइवर होता है, और ट्रेन जो चलाता है उसको भी ड्राइवर बोलते हैं। बट जो पायलट है, वो पायलट, हम वो तो प्लेन चलाता है तो उसको भी हम क्यों ड्राइवर नहीं बोलते और उसको पायलट बोलते हैं, और उसको क्यों हाईली पेड है, उसकी सैलरी क्यों इन सारे ड्राइवर से ज्यादा होती है। या तो अगर प्लेन क्रैश होता है तो वो प्लेन क्रैश क्यों हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्यों होता है।
उसका डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए होता है कि जो पायलट ने पीछे गलती की थी, वो गलती को ना दोहराने के लिए उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर कोई कार चालक या कोई साइकिलिस्ट या कोई मोटर बाइक चलाने वाला बंदा है, अगर वो गलती करता है तो आपने कभी सुना है कि उसका क्यों गलती हुआ? वो बार-बार कर रहा है, बट फिर भी उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे होता है कि किस कारण से हुआ है ये सब? वो नहीं होता है। वो पायलट के मामले में क्यों होता है? बिकॉज़ हमको ये सीख मिलती है कि जो पीछे वाले पायलट ने गलती की थी, वो गलती हमको नहीं करनी है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये स्क्रीन भी थोड़ा वीक है, बट सिंपल चीज़ है कि जब-जब मार्केट में करेक्शन आया, उसके बाद काफ़ी सारी रिकवरी आपने देखी है मार्केट में। तो ये उसके हिसाब से है। मैंने डाउ जोन्स का इसीलिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है अमेरिकन मार्केट का, क्योंकि वो काफ़ी लंबा मार्केट है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है। तो इसीलिए आपको समझ में आएगा कि जब तक वहाँ पे करेक्शन आते हैं, उसके बाद जो भी रिकवरी आती है, वो जितना करेक्शन है, उससे ज़्यादा की रिकवरी उसमें आती है। ऐसा सिचुएशन पहले भी हुआ था, कोरोना तो अभी आया हुआ है, उससे पहले भी काफ़ी सारे वायरस आए थे। उस सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना गिरा था और वापस 1 साल के अंदर या डेढ़ साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो कितना रिकवर हुआ। सो आपको यदि आपका लॉस जो है, आज आपको ये लग रहा है कि मुझे मार्केट से बाहर निकल जाना है या तो मुझे सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाना है, तो आप आज का जो आपका लॉस है, वो लॉस को आप परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, आप समझिए कि यदि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज उसकी वैल्यू 9 लाख रुपए है और शायद आने वाले टाइम 3-4 महीने के लिए भी डिफिकल्ट लगे, तो शायद वो 8 लाख हो सकता है, 7 लाख हो सकता है। बट वो सिचुएशन में आप निकल गए, तो आप 2, 3, 4 लाख रुपए का नुकसान करके ही निकलेंगे और उसके बाद रिकवर करने के लिए आपको दिक्कत होगी। वो चीज़ हमको इस तरीके से समझनी है कि आज रिस्क क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है, हमें ये चीज़ के ऊपर देखना है। तो रिस्क ये है कि जिस चीज़ को हम मेज़र कर पाएँ, क्वांटिफ़ाई कर पाएँ, उस चीज़ को रिस्क बोलते हैं। और अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं? अनसर्टेनिटी जिसको बोलते हैं कि जिसको हम क्वांटिफ़ाई नहीं कर सके। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास 2 तरीके का प्लानिंग होना चाहिए। एक होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, मतलब आपको कौन सी एसेट क्लास में पैसा रखना है, आपका एपेटाइट क्या है, कि मैं कितना रिस्क लेना चाहूँगा, कि मैं 10% रिस्क वाले प्रोडक्ट में डाल के 12% रिटर्न कमाऊँ या 10% रिस्क वाले प्रोडक्ट में डाल के मैं 8% रिटर्न कमाऊँ। तो वो हमें पहले सोचना होगा, बिकॉज़ देयर वी कैन क्वांटिफाई, सो दैट इज़ रिस्क जो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। बट आज की तारीख में इमोशनल क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, कि ये अनसर्टेनिटी के टाइम को हमें कैसे डील करना है। तो उस परिस्थिति में सब आप जितने भी यहाँ पे वेबिनार में जॉइन हुए हैं, मैं सिर्फ उनसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या आप जो जॉब कर रहे हैं, तो वो कल जाके बंद होने वाला है। आप अपने आप से ही खुद ये सवाल पूछिए कि वो सिचुएशन बंद होने वाली है, आपकी जॉब छूटने वाली है। क्या आप जो धंधा कर रहे हैं, वो धंधा बंद कर देने वाले हैं आप? वो आप अपने आप से खुद से पूछिए एक सवाल। और दूसरा चीज़ ये समझिए कि आप ये सोचिए कि कोविड-19 की जो हेडलाइन है, आज सारे न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग व्हेनेवर यू रिसीव एनी न्यूज़पेपर, सबसे पहले उसके ऊपर कोविड-19 की ही बातें होती हैं। तो क्या अगले 1 साल या डेढ़ साल या 2 साल के बाद कोविड-19 की बातें न्यूज़पेपर में हेडलाइन्स के तौर पर आती रहेगी? आप खुद सोचिए। दूसरा सवाल कि लाइफ और उसके बाद इकोनॉमी वापस नॉर्मल होने वाली है कि नहीं होने वाली है? वो आपने ऑलरेडी देखा उस चीज़ को, ठीक है? आपने उस चीज़ को देखा कि 2008 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ। सी यहाँ पे इस परिस्थिति को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डिसीज़न जो आपका माइंड जब कूल होता है, जब ठंडा होता है, तब आप डिसीज़न लेते हैं या जब आपका माइंड घबरा रहा होता है या पैनिक फ़ील कर रहा हो, तब आप डिसीज़न रहे हैं या हड़बड़ी में डिसीज़न ले रहे हैं आप। तो उसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि अगर कल मेरे को जॉब में जाते समय मुझे देरी हो गई और मेरे बॉस ने मुझे कल बहुत डाँटा, तो उससे मेरा दिमाग काफ़ी खराब हो गया था कि अभी सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है। और दूसरे ही दिन अगर मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा है सुबह ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे और उसने दूध गिरा दिया, तो मैं उसको आप समझ सकते हैं कि मुझे आज भी ऑफ़िस जल्दी पहुँचने की हड़बड़ी थी और इसीलिए मैं हड़बड़ाहट वाले टाइम पे मेरे बच्चे को डाँटूँगा कि तुझे कुछ आता नहीं है। मैं मेरी वाइफ़ को भी बोलूँगा कि तूने इसको कुछ सिखाया नहीं है, ठीक है? बट अगर आप उसकी विषम परिस्थिति को देखिए, उसके विपरीत देखिए आप कि अगर मुझे नॉर्मल सिचुएशन है कि अगर मैं टाइम से रेडी हो गया हूँ, आराम से बैठा हुआ हूँ और मुझे मेरे बॉस के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है एंड मैं माइंड से एकदम काम हूँ अभी, तो सोचिए कि मैं उस परिस्थिति में क्या करूँगा? अगर मेरा बच्चा दूध गिरा देता है,
तो शायद मैं उसको बोलूंगा कि भाई, मेरी सर्वेंट को बोलूंगा कि भाई इसको तू साफ कर दे, या तो मेरी वाइफ को बोलूंगा कि इसका दूध गिर गया तो इसको एक और ग्लास आप दूध दे दो। तो परिस्थिति आपको एक ही घटना आपकी बन रही है कि बाजार गिर रहा है। उस गिरने वाले बाजार में दो तरीके के लोग होते हैं जो परिस्थिति को देखते हैं। एक लोग ये होते हैं कि बाजार गिर रहा है तो उसमें खुशी मना रहे हैं। एक लोग ये होता है कि बाजार गिर रहा है तो वो लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। परिस्थिति सेम है। बाजार में कभी भी सौदा कब होता है, आपका ट्रेड कब होता है? बाजार में सौदा तभी होता है जब आप बेच रहे हो और सामने खरीदने वाला होता है। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई आज बेच रहा है तो सामने कोई आज खरीद भी रहा है। तो जो खरीद रहा है तो उसको क्या बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलने वाला है, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात की, तो क्रूड की वजह से इंडिया को कितना बेनिफिट होने वाला है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रेजेंटेशन। सो एफआईआई जो पैसा बेच रही है आज की तारीख में, जो हमने कबूतर वाली बात करी, तो वो क्या, वो कबूतर हमेशा के लिए इंडिया से जा रहे हैं? वो कभी इंडिया में वापस नहीं आएंगे। जो हमने देखा कि हाई जीडीपी है, हाई इंटरेस्ट रेट्स है, तो लोग वहां पे आएंगे, या कम जीडीपी है, कम इंटरेस्ट रेट से वहां पे इन्वेस्ट करेंगे? तो आप खुद से पूछे कि एफआईआई का बिहेवियर कैसा रहेगा। और इसी परिस्थिति में आप ये भी समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट ने आपने क्या किया। अगर जब भी बाजार में खराब परिस्थिति थी, अराउंड, मतलब जब 9/11 का इशू हुआ अमेरिका में, सब प्राइम इशू हुआ, या तो जब उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग कही 2011 के बाद, उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करना शुरू किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ? और एफआईआई जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा सेलर है, तो वो क्या दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम पेस? एक उदाहरण मैं आपको एक दूसरा सिंपल शेयर करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। उसके 3 साल मतलब 2019 तक तो करीबन 36 महीने हुए। 36 महीने में से एफआईआई करीबन 27 मंथ उन्होंने पैसा बेचा है इंडियन मार्केट में। आप सोच सकते हैं कि पहले ऐसा होता था कि एफआईआई अगर कंटिन्यूअसली 3 महीने इंडिया में पैसा बेच के जा रही है, तो बाजार की परिस्थिति क्या होती थी। आपको जानते हुए ये खुशी होगी कि जब ये 3 साल उन्होंने पैसा बेचा, इतना सारा पैसा बेचा, तो उस टाइम पे भी हमारा मार्केट गिरते गिरते 28-29,000 के लेवल के आजू बाजू ही आया था। उसके बाद, और बेस्ट एग्जांपल आज की तारीख में उस चीज को कैटर कर रहा है हमारे इंडिया की एसआईपी का अमाउंट। आज की तारीख में 8,500 करोड़ रुपए की एसआईपी हर महीने इन्वेस्ट हो रही है। मैं और आप यदि बंद भी कर दे तो भी ये अमाउंट बढ़ने ही वाला है। लेटेस्ट फिगर की भी मैं बात करूं तो 8600 करोड़ के आजू बाजू का वो फिगर हो चुका है आज की तारीख में। तो वो सारा पैसा भी इंडिया में इंडियन इन्वेस्टर के थ्रू लग ही रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में जो रिकवरी आई है, मतलब आप मार्केट को इस तरीके से देख सकते हैं कि पीक लेवल से मार्केट 38% गिरा हुआ, और बॉटम से मार्केट आज की तारीख में 20% रिकवर भी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। और इसी बीच हमारा एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हमारा माइंड कूल होता है, तब हमने ये सोचा होता है कि भाई सिचुएशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, मतलब हर साल हमको 12-12% रिटर्न मिलेगा। बट एक्चुअली परिस्थिति रियलिटी में क्या होता है कि हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल 8%, एक साल -14, एक साल 20-25%, 40%, 50% प्लस, फिर अगले साल वापस 5-6% माइनस। तो हमारी 5 साल की एवरेज 12% के ऊपर आती है। बट जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जैसा 14-15-20%, 22% का करेक्शन आए, और उस टाइम पे अगर हम निकल जाएंगे, और निकल जाने के बाद हम हमेशा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में ही जाते हैं। आज की तारीख में आप सबको पता है कि आरबीआई ने या तो इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी ट्रेडिशनल सेविंग्स प्रोडक्ट है, उन सब में 1% से लेके 1.5% के बीच में कटौती ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, आप ये जानते हैं। तो ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया। तो अगर आपका ट्रेडिशनल प्रोडक्ट 7% भी दे रहा है, और आप 14% माइनस या 20% माइनस रिटर्न देख के निकल गए, तो आपका 5 साल का एवरेज 2 या 3% पे आके रुक जाएगा। तो ये सिचुएशन आपको ये समझनी है कि आपको पैनिक में आके डिसीजन लेना है, या तो जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तब हम कूल माइंड से हमने डिसाइड करके किया था कि भाई हाँ, मेरा ये फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है, या तो मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इतने टाइम के लिए रखूंगा। तो उस टाइम पे जो डिसीजन लिया था तो वो गलत था, तो आप अभी पैसा निकाल लीजिए। और अगर वो डिसीजन सही था जो आपने शांत समय के दौरान लिया था, और ये अभी पैनिक के सिचुएशन में ले रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कौन से तरीके से बिहेव करना चाहिए ये दोनों परिस्थिति में। ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगा। आप लोगों ने काफी सारा समय दिया मुझे, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। दूसरी बात कि कई लोग ये बोलते हैं कि आई विल कम बैक व्हेन इकोनॉमी विल रिकवर। तो उन सब लोगों के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ
कि बेस्ट थिंग इज दैट डू नॉट सेल इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स, आई एम टेलिंग यू। उसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी सब लॉकडाउन के टाइम में महाभारत देख रहे हैं, तो महाभारत के टाइम पे युधिष्ठिर जैसा बंदा जो धर्म के लिए, जो डिसीजंस के लिए, रूल के लिए जाना जाता है, उसने जब वो लोग ये खेल रहे थे, चौसर खेल रहे थे, तो उस टाइम पे हारते के वक्त वो पैनिक में था। वो पैनिक की वजह से उसने अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया। तो आप सोचिए कि युधिष्ठिर जैसा बंदा भी पैनिक में अगर घबरा जाता है और ऐसा डिसीजन ले लेता है कि ताकि उसको आने वाले टाइम में उसकी इम्पैक्ट बेयर करनी पड़े। और उसी एग्जाम्पल को देखते हुए आप ये भी सोचिए कि महाभारत में दूसरा केस क्या था, कि अर्जुन का केस। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो युद्ध के दौरान आपने सबको मालूम होगा कि दुर्योधन भी कृष्ण भगवान को मिलने के लिए गया था और अर्जुन भी कृष्ण भगवान को मिलने के लिए गए थे। तो दोनों ने क्या मांगा था? दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की नारायणी सेना मांगी थी, और जबकि अर्जुन ने कृष्ण भगवान का साथ मांगा था, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध के टाइम सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उन सबको देख के वो मतलब ये हो गया था, पैनिक जैसा हो गया था, या तो उसको वीक फीलिंग हो रही थी कि मैं इन सबके सामने कैसे युद्ध करूंगा। तो उस टाइम पे आपको, उस टाइम पे ऊपर कृष्ण भगवान ने, उसने ये एग्जाम्पल कहाँ से सीखा था? आप सोचिए, जिस दिन उन्होंने चौसर खेला था, उस टाइम अगर कृष्ण भगवान उनके साथ होते तो शायद ये परिस्थिति हो पाती, ये नहीं हो पाती, वो आप समझ सकते हैं। बट जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण भगवान उसके साथ थे। कि आपको भी पता है कि लास्ट में किस परिस्थिति में अर्जुन की विजय हुई और उसने अपना कार्य किया। तो मैं उसी तरह आपको भी कह रहा हूँ कि डू नॉट सेल। और अगर आप सेल भी करेंगे तो आपको आने वाले 2-3 महीने के लिए या कुछ साल के लिए अच्छा भी लगेगा, बट थोड़ा टाइम खत्म होने के बाद फिर आपको ये लगेगा कि मैंने गलती कर दी, और शायद ये भी लगेगा कि मैंने लाइफ टाइम के लिए ये गलती कर दी। और उस टाइम पे ये होता है कि मार्केट जो है ना सर, मार्केट किसी भी चीज को एंटीसिपेट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, आप सबने देखा कि सब ये लोग सोच रहे हैं कि बाजार गिरेगा गिरेगा, बट मार्केट ऊपर आ रहा है। तो मैं आपको 3 चीज में ये मार्केट डिस्क्राइब कर रहा हूँ सिंपल, कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, मीडियम टर्म में क्या होगा, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म में ये होगा कि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन मिलेगी या तो कुछ मेडिसिन मिलेगी, जो भी न्यूज आएगा, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। मीडियम टर्म में हमें क्या चीज काम करेगी? तो मीडियम टर्म में हमें लिक्विडिटी काम करेगी, जो कि अक्रॉस द ग्लोब सारी कंट्री पंपिंग कर ही रही है, रिसेशन को बचाने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए लोगों को पैसे दे ही रही है। और लास्ट में लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली जब इकोनॉमी रिवाइव होगी तो मार्केट भी ऑटोमेटिकली रिवाइव होगा ही होगा। तो आपको समझना है कि मार्केट जो चीज एंटीसिपेट करता है, वो समझना है कि एज ए इन्वेस्टर आप हर बार जो करते आए हैं कि रिस्पॉन्ड करना है, तो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा प्रेजेंटेशन था आज की तारीख में। तो ये चीज़ है, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, स्टे एट होम एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपने ये वेबिनार अटेंड किया। आई होप कि मैंने आपके काफ़ी सारे कंसर्न्स जो थी वो मैं एड्रेस करने में आपके लिए सहायक हो पाया हूँ। थैंक यू सो मच। और जिनके क्वेश्चन भी थे, 2-3 लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, तो ऑलरेडी शायद मैं उनके 70-80% क्वेश्चंस के आंसर दे पाने में सफल हुआ होऊंगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो इंडिविजुअल 1-to-1 केसेस वाले थे, so that I will address individually. So thank you so much. Thank you so much for your patience. Thank you so much for giving your valuable time. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you.